हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल। एज यू ऑल नो दैट आई एम योर कूल गुरु। और अब तक हम कवर कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर और अब हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ओके, सो ये पैसा क्या है कि पैसा तो सबको चाहिए कि पापा मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए। तो ये पैसा है क्या और ये पैसा आया कहाँ से? हम लोग जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, पूरे महीने पूरे हफ्ते, वो सिर्फ क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पैसा अर्न कर सकें। हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, हम अपनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पा रहे हैं, वो सिर्फ क्यों कर पा रहे हैं? ताकि हम एक अच्छी मनी अर्न कर पाएं। तो ये पैसा है क्या, कहाँ से आया और क्यों सब इसके पीछे भाग रहे हैं? ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि ये पैसा क्या है और ये क्रेडिट क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, पैसा आने से पहले हम चलते हैं आज से बहुत साल पहले। ठीक है, बहुत साल कितने? हजार, लाख, करोड़, किसी को नहीं पता कितना। ठीक है, सब एक अपना अंदाजा बताते हैं। हम चलते हैं बहुत साल पहले, जब दुनिया का शुरुआत हुई थी और दुनिया में इंसानों ने कदम रखा। तो भाई कहानी कुछ यूं थी कि दुनिया में इंसान आए, ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, जिसको हमने नाम दिया कि वो लोग आपके अर्ली मैन्स थे। ठीक है, तो जब अर्ली मैन्स थे उनका काम क्या होता था कि हंटिंग कर ली, ठीक है, एनिमल्स की खा लिया, आपके फ्रूट्स थे वो खा ली, कोई सब्जी थी तो वो खा ली। ठीक है, तो जब अर्ली मैन्स चल ही रहे थे तो फिर हम लोग इतने ज़्यादा डेवलप कैसे हो गए? हम लोगों के पास ये सारी कमोडिटीज़, ये सारी यूटिलिटीज़, ये गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहाँ से आए? तो हुआ कुछ यूं कि कोई अर्ली मैन बैठा, ठीक है ना, ये स्टोरी सबने सुनी है कि पहाड़ से पत्थर था वो गिरता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो कोई था और जिसने देखा कि वो पत्थर जब गिर रहा है तो उससे चिंगारियां निकल रही हैं, तो उसने क्या करा? उसने पत्थर किसके? आपकी आग बना दी। एक गुड आ गया, एक सर्विस आ गया। ठीक है, फिर किसी ने वही देखा कि दूसरा बैठा था, उसको सोचने का पर्सपेक्टिव अलग था। उसने देखा कि ऊपर से पत्थर जो वो रोल होता है वो नीचे आ रहा है, तो उसने क्या करा? उसको थोड़ा सा और फर्निश करके उसने व्हील्स बना दिए, तो बुलक कार्ट्स वगैरह हुई। ठीक है, उसने एनिमल्स का इस्तेमाल करके बुलक कार्ट्स बना दी। ठीक है, टोंगा बना दिया। अब ऐसे ही कोई और रहा होगा, उसने कभी देखा होगा कि उसका पत्थर से हाथ लगा और हाथ कट गया, तो उसने पत्थर को और अच्छे से घिसा, तो उसने हंटिंग टूल्स बना दिए। ठीक है, नाइफ्स बना दी, यानी कि चाकू आपके बना दिए। क्लियर? तो ये क्या हुआ, यानी कि यहां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के से गुड्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, कल तक अर्ली मैन्स के पास में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल्स और अपनी माइंड का इस्तेमाल करके गुड्स बनाने शुरू कर दिए। और आज भी हम यही करते हैं, अपने माइंड्स का इस्तेमाल करके नए नए गुड्स को जनरेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने गुड जनरेट कर लिए, इससे पैसों का क्या मतलब? नहीं, पैसे अभी आएंगे, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो पैसों का कुछ यूं हो रहा कि जब इसी तरीके से गुड्स बनने लगे, 1, 2, 3, 100, 1000, 5000, 10,000, इतने तरीके के गुड्स अवेलेबल होने लगे, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत थी नहीं कोई। ठीक है, लोग क्या करते थे कि भाई अरे तुम सुनो, तुम इधर आओ। ठीक है, नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे चाहिए जूते। ठीक है, तुमसे मतलब तुमसे क्या, मुझे किसी से भी चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए जूते। ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जैकेट एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं वो जैकेट ना पहनूं, लेकिन मुझे इस टाइम जूतों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। ठीक है, और मैंने तुमसे पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा जैकेट की ज़रूरत तो नहीं है? तो तुमने कहा हाँ मुझे जैकेट की ज़रूरत है, और लेकिन मैं जूते भी बेचना चाहता हूँ। तो फिर मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, ये बंदा चाहिए कि मैं तुमसे, तो फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैंने कहा एक काम करो कि तुम जूते मुझे दे दो अपने, और मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दे दे रहा हूँ? मैं तुम्हें जैकेट दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अरे ये क्या हुआ, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। अरे वाह, ठीक है, तो ये था आपका बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम में हम अपनी कमोडिटी को अपनी किसी दूसरे की कमोडिटी के साथ में एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो भाई देखो यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने बार्टर सिस्टम को जो नाम दिया वो नाम दिया C2C इकोनॉमी। ठीक है, ये C2C इकोनॉमी क्या है? ये है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि जहां पर हम एक कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को हमने नाम दिया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक हमारे लिए बोझ था, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया और बार्टर सिस्टम के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। बट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बार्टर सिस्टम के कुछ और पर्सपेक्टिव जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, तो बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम जहां पे हम कमोडिटी को कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो भाई जब एक्सचेंज कर लिया करते थे तो ये सिस्टम खत्म क्यों हो गया? ठीक है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताओ कि आप बार्टर सिस्टम हमारे यहां से कंप्लीटली खत्म हो चुका है या नहीं? ठीक है,
जब तक मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब तक आपके पास टाइम है, ठीक है, तब तक आप सोचिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार्टर सिस्टम को, नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो बार्टर सिस्टम क्या था कि बार्टर सिस्टम हमने देख लिया, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज हो रही थी। तो फिर ये हमारी इकोनॉमी से सब जगह से खत्म क्यों हो गया? ये खत्म हो गया क्योंकि इसकी अपनी कुछ कमियां थी, इसके कुछ डीमेरिट्स थे। और ये डीमेरिट्स क्या थे? पहला डीमेरिट आया था आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये क्या है? ये वही है जो मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुमने मुझसे मेरी जैकेट ले ली और जूते दे दिए। अगर तुम जैकेट लेना नहीं चाहते या तुम जूते देना नहीं चाहते तो फिर मैं कहां जाता? ठीक है, फिर तो दिक्कत हो जाती ना। अभी पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, यानी कि बार्टर सिस्टम के टाइम पे बहुत कम लोग थे, लेकिन अब तो पॉपुलेशन अरबों की तादाद में है। 7 बिलियंस ऑफ पीपल्स आर लिविंग ऑन द वर्ल्ड एट दिस टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे ही जूतों की जरूरत है तो मैं 7 बिलियंस लोगों को छाटूंगा कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी इसलिए ये पॉसिबल था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो इस चीज में दिक्कत आने लगी। लोगों को एग्जैक्ट उस पर्सन से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाते थे जो आपसे क्या सामान ले ले और बदले में आपको अपना सामान दे दे। तो इसको कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि बार्टर सिस्टम में आप कमोडिटीज को तभी एक्सचेंज कर सकते थे जब डबल, यानी कि दोनों तरफ से जो वांट्स हैं उनका कोइंसिडेंस हो जाए, यानी कि मुझे जूते चाहिए और जैकेट देनी है और कोइंसिडेंटली तुम्हें भी यही, तुम्हारी भी यही वांट है। तो कोइंसिडेंटली जब अगर हमारी वांट्स मैच कर रही हैं, ठीक है, तो हम अपनी वांट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर वांट्स हमारी मैच नहीं कर पाई तो वांट्स कैसे फुलफिल होंगी? वो तो फुलफिल हो ही नहीं सकती ना फिर। तो ये था आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये पहली वजह थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को खत्म किया गया। दूसरा था वेल्थ क्रिएशन। सबको अमीर बनना है, मेरा तो नाम ही अमीर है, खैर, ठीक है। तो क्या है कि सबको अपने पास वेल्थ क्रिएशन करनी है। सब अगर हमें अभी इस टाइम पे अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, पैसे जोड़ने, तो हम क्या करते हैं? सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। 10 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, 50 मिले, 500 मिले, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि 5 साल बाद, 6 साल बाद या 1 साल के बाद में हमारे पास जो पैसे हैं वो बहुत सारे हो जाए, हमारे पास एक वेल्थ क्रिएट हो जाए, हम फोन ले आए या अपनी कोई भी जरूरत की चीज ले आए। बार्टर सिस्टम में नहीं होता था ये, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में लेट कंसीडर करो कि मैं एक कारपेंटर था, ठीक है, मेरे पुनर्जन्म में, क्लियर, और मैं कारपेंटर था। मैंने क्या सोचा कि मैं भाई अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, लकड़ी से आपकी चेयर्स बनाई और चेयर्स को मैंने अपने वेयर हाउस में स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं भर रहा हूँ। 5 साल बाद मैंने वो गोडाउन खोला। अब गोडाउन मैंने खोला तो कुछ भी नहीं था और मैंने सब जगह हल्ला मचा दिया कि चोरी हो गई। लेकिन जब थोड़ा सा मैं अंदर गोडाउन में गया तो मुझे पता चला कि वो चोरी नहीं हुई है, उसमें तो आपके टर्माइट लग गए, दीमक लग गई, ठीक है। तो मेरे साथ तो मजाक हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे साथ मजाक ना हो इसलिए बार्टर सिस्टम को जो था ना वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन क्या था कि बार्टर सिस्टम में वेल्थ क्रिएशन भी नहीं हो पाता था कि अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको अमीर बनना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते थे? आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए भी बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। स्टोर ऑफ वैल्यू सेम चीज है, आप अपने चीजों को स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे मानो कि तुम जो थे वो घोड़े पालते थे, ठीक है, तो तुमने घोड़े कहाँ से इकट्ठे करोगे? एक टाइम के बाद तो उन्हें बीमार हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। और लेकिन आज के टाइम पे हम पैसा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए खत्म हो गया। फिर आता है आपका डिफर्ड पेमेंट। अब ये डिफर्ड पेमेंट क्या है? अगर तुम क्या करते हो, घर के नीचे गए, अंकल से टॉफी लिया है, चिप्स लिया है, अंकल ने कहा पैसे, तुमने कहा पापा आगे दे देंगे, ठीक है। तो क्या था? ये तुमने डिफर्ड पेमेंट करा। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि कमोडिटी को आज परचेस कर लो, ठीक है, पेमेंट उसका आने वाले टाइम में कर देंगे, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का कर देना, उधार ट्रांजैक्शंस कर देना। लेकिन बार्टर सिस्टम में उधार नहीं होता था, आपको चीज ले लो और चीज ले लो, ठीक है। जैसे कि क्या था आपका, अरे वो सॉन्ग था ना, जूते दो पैसे लो, ऐसे कुछ था ना, जूते दो पैसे लो, जो भी था वो, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, एक कमोडिटी दो, दूसरी कमोडिटी ले लो। तो बार्टर सिस्टम में भी यही होता था, इसलिए बार्टर सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट नहीं होता था। आज के टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, कि हमने सामान सेल कर दिया, उसके बाद में हमारे पास चेक आ जाएगा, 3 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगा, जिससे थोड़ी सी इकोनॉमी बूम कर जाती है, ठीक है, बस थोड़ी सी, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना वो तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। फिर आपकी दिक्कत थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बार्टर सिस्टम पे कोई भी कमोडिटी ऐसी नहीं थी कि
कॉमनली हम उसको देके कोई भी चीज खरीद लें। जैसे आज के टाइम पे मैं पैसे देता हूं और कोई भी सामान खरीद लेता हूं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई भी एक कमोडिटी हो, मैंने वो दे दी और उसके बदले में जो चाहता हूं वो ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके पास नहीं था। तो ये 5 कमियां थी आपके बार्टर सिस्टम में, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को इकोनॉमी से खत्म कर दिया गया। जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ हमारी इकोनॉमी से, तो उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में जन्म हुआ आपके पैसे का। चलो अब ये पैसा क्या है, ठीक है। देखो भाई यहां पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लो, उसको लिख लो, पढ़ लो, ठीक है, बड़ी काम की चीज है। तो देखो, जब लोगों की नीड्स और वांट्स बढ़ने लगती हैं बहुत तेजी से, तो उनको फुलफिल करना मुश्किल हो गया था बार्टर सिस्टम में। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी से बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया, और उसके बाद आया हमारा हीरो पैसा, ठीक है। यानी कि वो देखा ना, क्या नाम है, अक्षय कुमार का मीम कि पैसा ही पैसा होगा, वो इस तरीके से करता है हेरा फेरी में, ठीक है। तो उसके बाद जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया पैसा। तो अब ये पैसा क्या है? देखो, बार्टर सिस्टम की जो 5 कमियां थी ना मनी की, वही मेरिट्स है, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम के हो गए 5 डीमेरिट्स, और वो 5 डीमेरिट्स क्या बन जाते हैं? मनी के मेरिट्स। यानी कि मनी वो 5 काम बहुत आसानी से कर सकता है। मनी एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आपका ये रामू है, और रामू को परचेस करना है कोई भी एक कमोडिटी, तो वो क्या करेगा? उसके बदले में पैसे देगा और सामान ले लेगा। तो पैसा जो है वो हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे किसी भी कमोडिटी को परचेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और इसके मेरिट्स हो जाते हैं कि हमारे पास डिफर्ड पेमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है, वेल्थ का क्रिएशन हो सकता है, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो यहां पर है ही नहीं। क्लियर? मैं बस पैसे दूंगा और सामान ले लूंगा, ठीक है। यहां पे हो रही है पैसे की बारिश, तो जितना लूटना है लूट लो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो पैसा आप हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, क्या स्टार्टिंग में पैसा ऐसा ही आया था या उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ था? तो अब हम देखेंगे, पैसा तो हमने समझ लिया कि पैसा क्या। अब हम देखेंगे कि मनी में इवोल्यूशन क्या हुआ था। तो पैसे का इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले तो आए थे आपके पास कॉइन्स, ठीक है, सिक्के। अब इस सिक्कों का भी अपना इवोल्यूशन था, यानी कि जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, तो बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद में जो मनी ने अपनी शक्ल ली वो किस फॉर्म में ली? आपके कॉइन्स की फॉर्म में। अब कॉइन्स भी सबसे पहले आपके क्या थे? सबसे पहले आपके गोल्ड के कॉइन्स थे, उसके बाद में आपके सिल्वर के कॉइन्स आ गए, उसके बाद में आपके कॉपर के कॉइन्स आ गए, और उसके बाद में आपके आयरन के कॉइन्स आ गए, जो अब आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ठीक है, वो आयरन में आ जाता है। तो ये पहले मनी के इवोल्यूशन में पहला पार्ट आपका कॉइन्स था। कॉइन्स के भी अपने इवोल्यूशन थे, पहले गोल्ड का था, फिर सिल्वर का था, फिर कॉपर का था, और फिर आपका आयरन का आया, ठीक है, लिख लेना। जब कॉइन्स आ गए, कॉइन्स के बाद में जो मनी ने इवोल्यूशन लिया वो किस फॉर्म में लिया? वो लिया था आपका पेपर नोट्स, यानी कि कागज के नोट्स आ गए, जैसे कि 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 और 1000 नहीं, 1000 तो नहीं, 1000 तो बंद हो गए, 2000 का, ठीक है। जब पेपर नोट्स भी हो गए, तो पेपर नोट्स के बाद में हमारे पास आया प्लास्टिक मनी, ठीक है, इसे हम पेपर मनी भी बोलते हैं। पेपर मनी के बाद में आपके पास क्या आया? प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मनी क्या? प्लास्टिक के नोट होते हैं? प्लास्टिक के नोट नहीं होते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दे आर नोन एज द प्लास्टिक मनी। इसका इस्तेमाल करके हम कभी भी सामान परचेस कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी के बाद इवोल्यूशन में हमारे पास आया ई मनी। अब ये ई मनी क्या है? ये क्या ई रिक्शा की तरह चार्ज होती है? नहीं नहीं नहीं, ई रिक्शा की तरह चार्ज नहीं होती। ई मनी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी वो पैसा जैसे कि आप पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, आपको फंड्स मिल रहे हैं, आपको कैशबैक मिल रहा है, वो है आपका ई मनी, ठीक है। तो इतना तो इवोल्यूशन हमें पढ़ाया जाता है। बाकी इसके बाद में जो इवोल्यूशन है ये है क्रिप्टो, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, और यही आपके जो मनी है उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन यही है, और वो इवोल्यूशन का पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, और यही आपका फ्यूचर है पैसों का, ठीक है। तो क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये आपका मनी का इवोल्यूशन साइकिल है, जिसमें सबसे पहले आपके पास कॉइन्स थे, फिर आपके पास पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी, फिर ई मनी, और उसके बाद में आया आपका क्रिप्टो। कॉइन्स की भी अपने इवोल्यूशन थे, पहले गोल्ड का थे, फिर सिल्वर के हुए, फिर आपके कॉपर के, और उसके बाद में इन दी लास्ट आयरन के कॉइन्स बनते हैं।
अब ये मॉडर्न फॉर्म पैसे की किस तरीके की होती है, कि मॉडर्न फॉर्म की शक्ल क्या है पैसों की? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में सबसे ऑफ मनी में सबसे पहली चीज आती है आपकी करेंसी। ये करेंसी क्या होता है? एक एक करके इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म्स आती जा रही हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो भाई चिंता ना करो, मैं हूं, सब समझा देंगे, हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? मैं और तुम कुछ नहीं है, हम हैं, ठीक है? तो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो करेंसी क्या है कि इंडिया में, ठीक है, भारत में, ठीक है, हमारे पास या किसी भी कंट्री में एक बैंक होता है जो कि कहलाता है मास्टर्स ऑफ ऑल बैंक, ठीक है? और इंडिया में जो ये बैंक है उसका नाम है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकर्स बैंक बोलते हैं, हम फादर ऑफ बैंक बोलते हैं, हम एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। पॉज करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीआई को क्या कहते हैं? आरबीआई को हम फादर्स ऑफ बैंक बोलते हैं, बैंकर्स बैंक बोलते हैं, हम एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है? अब लेट से मैं तुम्हें देखो एक आरबीआई बना के दिखाता हूं। मैं आरबीआई बहुत अच्छा बनाता हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? अब तो मैं ये मत कहना कि ये पार्लियामेंट है, ठीक है? ये पार्लियामेंट नहीं है, ये बैंक हो गया आरबीआई, ठीक है ना? ये एक बड़ा बैंक हो गया आरबीआई। अब इसके अंडर में हमारे पास छोटे छोटे बैंक हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। यानी जिन बैंक्स में आप कभी गए हो अपने पेरेंट्स के साथ में या खुद गए हो, वो आरबीआई नहीं, वो आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे बैंक्स आपके कहलाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है? सारे कॉमर्शियल नहीं होते, कुछ इंडस्ट्रियल भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। अभी मैं आपको कॉमर्शियल बैंक से एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है? तो आरबीआई हो गया, उसके अंडर में जितने भी बैंक होंगे वो सब आपके क्या कहलाएंगे? कॉमर्शियल बैंक। तो हम लोग जो जिस बैंक के साथ में इंटरेक्ट होते हैं ना, वो आपके ये बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है? हम इंडिविजुअल्स कभी भी आरबीआई के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो जो हम नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग अपना अकाउंट किस में खोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक में। और जितनी भी कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो अपना अकाउंट किस में ओपन करती है? आरबीआई में। ये इस तरीके से साइकिल चलती है, ठीक है? हम लोग कनेक्ट करेंगे कॉमर्शियल बैंक के साथ में, कॉमर्शियल बैंक कनेक्ट करती है आपके आरबीआई के साथ में। अब ये आरबीआई करती क्या है? आरबीआई का काम होता है कि पूरी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई क्या, अरे सब बड़े मुश्किल मुश्किल टर्म बता रहे, रुक जाओ, ठीक है? रुको, ठीक है? पूरी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है आरबीआई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के पास में कितना पैसा इस टाइम पे मौजूद है, ठीक है? ये कहलाता है मनी सप्लाई। कितना पैसा सर्कुलेट करना है, कितना पैसा प्रिंट करना है, कितना पैसा मार्केट से उठा लेना है, ये सारे काम जो होता है वो आरबीआई करती है, ठीक है? तो आरबीआई जो है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सोल अथॉरिटी है। सोल अथॉरिटी किस चीज की है? कि हमारे इंडिया में जितनी भी करेंसी है वो सब आपकी आरबीआई प्रिंट करती है, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, सॉरी 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के ये इशू करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बाकी जितने भी नोट हैं वो सब आपका आरबीआई ही प्रिंट करता है। ओके, यहां तक समझ में आया? ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी, डेट इज द डिपॉजिट्स इन बैंक। तो डिपॉजिट्स इन बैंक क्या है? कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं, आप लोग हो, ठीक है, आप बड़े लोग हो, ठीक है? तो क्या होता है कि जिनके पास में पैसा एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे मानो कि ये पर्सन है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, कुछ ज्यादा पैसा आ रहा था ना इसके पास में, तो इसने क्या करा, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है? तो बैंक में जमा ये किस तरीके से करेगा कि ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, और एज बीइंग अ नॉर्मल इंडिविजुअल इसने बैंक में अपना अकाउंट खोला अपने नाम से, और जो भी इसके पास एक्स्ट्रा पैसा था वो इसने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है? तो ये पैसा कहलाता है आपका डिपॉजिट इन बैंक्स, ठीक है? अब बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं कि बैंक वाले मुझसे पैसा लेंगे? भाई बैंक वाले तो खुल के बैठे हुए कि कल के आते हुए आज आ जाओ, बस पैसा दे दो, ठीक है? तो बैंक वाले जो होते हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो बैंक जो पैसा ले रही है, ठीक है,
वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिमांड डिपॉजिट। इसका टेक्निकल नाम इतना क्यों है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि डिपॉजिट का मतलब तो वो पैसा जो कि एक कस्टमर ने बैंक में जमा किया है, और डिमांड का मतलब है कि ये पैसा इस कस्टमर की डिमांड पे इसको वापस कर दिया जाएगा, इसलिए ये कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? वो पैसा जो कस्टमर ने अकाउंट में जमा किया है और उसके मांगने पे उसे वो पैसा दे दिया जाएगा, इसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। फिर इसी में एक फॉर्म आती है आपकी चेक। चेक जो है एक अल्टरनेटिव फैसिलिटी है जो एक पर्सन इस्तेमाल करता है किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये पर्सन है, ठीक है, हम इसको यहां पे ले आते हैं। अब इसको जो था वो पेमेंट करना था किसी पर्सन बी को, ठीक है ना, एज बीइंग अ पर्सन ए, इसे पेमेंट करना था पर्सन बी को। तो इसने क्या किया, इसने कैश नहीं दिया बल्कि मोड ऑफ पेमेंट अपना क्या रखा, इसने मोड ऑफ पेमेंट रखा अपना चेक। ठीक है, इसने ए ने चेक दे दिया बी को। जब पर्सन ए चेक देगा बी को, ठीक है, तो जो ए है, ए आपका क्या कहलाएगा, ए आपका कहलाएगा ड्रॉअर, यानी कि जिसने चेक बनाया है, और जिसके लिए चेक बनाया है वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉई। ये दोनों आपकी टेक्निकल वर्ड्स हैं। ठीक है, आप अगर इसको याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या है कि चेक इज एन अल्टरनेटिव फैसिलिटी पीपल यूज instruct the bank to pay a specific amount from their account to the person in whose name the check has been issued। ठीक है, पर्सन ए ने चेक दिया पर्सन बी को, तो वो चेक पे लिखेगा टू पे बी अ सम ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया कि ये पर्सन बी आएगा ये वाला चेक लेके, एक आप सबने चेक देखा, ठीक है, और उसको इतने पैसे दे देना। तो मॉडर्न ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी में आपका क्या है, एक तो आपका करेंसी होता है जो कि पूरी तरीके से आरबीआई के कंट्रोल में, आपके पास में कितना पैसा मौजूद है आरबीआई को सब पता होगा। ठीक है, फिर आपके पास डिपॉजिट इन बैंक आ जाता है जो कि डिमांड डिपॉजिट होता है, और किसी को पेमेंट करने के लिए हम चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, कि बैंक हमसे हमारा पैसा लेती हैं और वो हमें पैसा वापस भी कर देती हैं हमारे मांगने पे। बहुत ही अच्छे लोग हैं यार ये लोग। तो इतना काम ये कर क्यों रहे हैं, ये पैसा कहां से कमाते हैं, मतलब मेरे पैसे की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, जब मैं मांग रहा हूं मुझे पैसा भी दे रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूं फोन भी उठा रहे हैं, सारे काम मुझे करके दे रहे हैं। बड़े नेक लोग हैं यार ये लोग, मतलब ये लोग इतना अच्छा काम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो भाई फ्री में तो काम कर नहीं रही है। ठीक है, हमने पैसा देख लिया कि कोई भी काम है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो पैसा होता है, और पैसे के बदले में हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये करवा सकते हैं। तो बैंक जो होती है ना असल में वो लोन एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। अब ये लोन किस तरीके से चलता है कि देखो मैंने यहां पे एक पिक्चर लगा रखी है, अगर तुम इसको समझ सको। ठीक है, तो देखो क्या है, ये जो बिल्डिंग है आपकी बैंक। ठीक है, ये पर्सन था ए, इस पर्सन ए ने 100 रुपए, ठीक है, 100 यूनिट बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किए। अब बैंक के पास में एक परसेंटेज होता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें एक थोड़ा हाई बता रहा हूं। ठीक है, ये जो परसेंटेज होता है ये क्या कहलाता है आपका CRR, इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आपका CRR बनाता है, जिसमें वो कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि तुम्हारे पास में जितना भी डिपॉजिट आएगा, कौन सा डिपॉजिट, जितना भी तुम्हारे पास में डिमांड डिपॉजिट आएगा उसका इतना % तुम अपने पास रखना पेमेंट करने के लिए, और बाकी पैसों का लोन दे देना। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। अब इस बैंक के पास में आपके 100 यूनिट्स आए तो उसने 10 रुपए का रिजर्व रखा और बाकी 90 रुपीज का क्या कर दिया, लोन दे दिया। ठीक है, अब बैंक का एक और चीज होती है कि बैंक लोन कभी भी आपको कैश में नहीं देगी। वो जब भी लोन देगी ना तो आपसे कहेगी कि एक अकाउंट ओपन करिए, हम उसमें आपके 90 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास बैंक में एक अकाउंट था, जब बैंक लोन देगी तो एक और अकाउंट आ जाएगा। इस पहले वाले अकाउंट में 100 रुपीज आए थे। ठीक है, जब उसने पर्सन बी को लोन दिया तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस शो हो रहा है, 90 रुपीज, यानी कि बैंक के पास अब जो डिपॉजिट आया वो कितना आया, 90 आया। तो बैंक अब उसका 10% के हिसाब से, हम CRR अभी अपना 10% मान रहे हैं, बैंक ने उसका कितना रिजर्व रखा, 9 यूनिट्स, और बाकी 81 यूनिट्स का क्या करा, लोन दे दिया। तो बैंक जो है वो लोन इसी तरीके से आगे प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, यानी क्या होता है कि ये आपका एक मिनट सॉरी,
ठीक है, देखो ये एक इंडिविजुअल है, इसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा और बैंक ने इसको दे दिया, ठीक है, पर्सन बी को। आया कहां से था? पर्सन ए से, ठीक है। जो पर्सन ए है उसके पास पैसा ज्यादा है, ये कहलाएगा आपका सरप्लस। पर्सन बी इसके पास पैसा कम है, तो ये कहलाएगा डेफिसिट, ठीक है। पर्सन ए ने पैसा डिपॉजिट करा आपके बैंक में, तो बैंक ने किसको दे दिया? एक डेफिसिट यूनिट, जिसको पैसों की जरूरत थी, ठीक है। अब इसने क्योंकि लोन लिया है, ठीक है, तो ये लोन को रीपे करेगा विथ सम इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट जो होगा बैंक ए को वापस कर देगा, और बाकी जो बीच का डिफरेंस होगा वो बैंक का हो जाता है सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे कि पर्सन बी से जो बैंक को इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 80, लेकिन पर्सन ए को जो उसने इंटरेस्ट दिया, यानी कि बी से इंटरेस्ट आया, ए को इंटरेस्ट दिया, और ए को इंटरेस्ट कितना दे दिया? 10 रुपीज, यानी कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 70 रुपीज। तो जो इंटरेस्ट तो अब बैंक के पास डेफिसिट यूनिट से आ रहा है, और जो इंटरेस्ट वो सरप्लस यूनिट को दे रही है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपका बैंक का प्रॉफिट। क्लियर? तो यहां समझ में आया कि किस तरीके से बैंक जो है वो लोन एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ठीक है। चलो, क्या बैंक लोन ऐसे दे देती है कि मैं बैंक के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पैसे दे दो, वो पैसे दे देगी? नहीं, बिल्कुल भी पैसे ऐसे नहीं दिए जाते, ठीक है। यहां पे कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बिना टर्म्स एंड कंडीशन के तो पापा भी स्कूटर नहीं दिलाते, कुछ भी नहीं दिलाते, ठीक है, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं कि जब भी बैंक आपको लोन देगी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उस पे कोलेटरल मांगेगी और मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड करेगी। ये 3 कंडीशंस होती है, तीनों कंडीशंस मिलकर बन जाती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट, जो हमने ऊपर देखा कि जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना, तो उस पे आपसे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन ये कोलेटरल क्या है? कोलेटरल का मतलब होता है कि जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपसे आपकी सिक्योरिटी मांगेगी, ठीक है। अभी सिक्योरिटी क्या है कि बैंक आपसे कहेगी कि तुम मुझसे 10 लाख रुपए लेके जा रहे हो, तो तुम अपनी कोई भी चीज एज अ सिक्योरिटी रख जाओ, ठीक है, गारंटी के तौर पर रख जाओ। ये जो सिक्योरिटी रखी जाती है, गारंटी रखी जाती है, इसी को हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कोलेटरल, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना, ठीक है। तो कोलेटरल क्या है? कि किसी भी चीज को हम गिरवी रखेंगे अगर हमें लोन चाहिए, और उसे हम क्या बोल देते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लोन ऑलवेज चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है ना, यानी कि वो आपसे आपकी कोलेटरल तो लेगा, उसके अलावा जो आपको अमाउंट देगा उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। और मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बता दूं, जैसे आपके कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट है 10 लाख, तो वो जो आपको लोन देगा ना, वो कभी भी 10 लाख का नहीं देगा, 10 लाख से हमेशा कम का ही लोन देगा। वो जो भी कम रेट डिसाइड हो वो रेट्स के बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा, लेकिन कोलेटरल से कम का ही लोन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या ये कोलेटरल हमें वापस मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल वापस मिल जाएगा, अगर आपने लोन के पैसे चुका दिए तो। अगर आप लोन के पैसे पे नहीं कर पाते हो तो जो लेंडर है, जिसने लोन दिया है, उसके पास ये राइट होता है कि वो आपके कोलेटरल को सेल करके अपने पैसे की रिकवरी कर ले, ठीक है। तो जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, वहां पे हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि उस लोन पे कितने % इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कितना हमें कोलेटरल डिपॉजिट करना है, और पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में एक साथ पे करा जाएगा या उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ठीक है। कोलेटरल का यहां पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेटरल आपकी वो सिक्योरिटी, जब भी हम बैंक से लोन रेज करते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगती है हमारे एसेट्स की, क्लियर। और अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो बैंक्स यानी कि लेंडर के पास में ये राइट होता है कि वो हमसे हमारी सिक्योरिटी बिना पूछे सेल करके हमारे अपने लोन की रिकवरी कर सके। चलो, अब इंडिया में फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स क्रेडिट हैं, ठीक है। इसको फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट बोल लो या खाली सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो देयर आर two types of sectors who are providing the loan facilities to the needy peoples or the deficit unit. एक है आपका फॉर्मल सेक्टर लोन और एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर लोन। देखो,
फॉर्मल सेक्टर लोन क्या है? फॉर्मल सेक्टर लोन का मतलब है जब आप लोन ले रहे हो किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये कहलाएगा फॉर्मल सेक्टर लोन, क्योंकि यहां से जब आप लोन लोगे तो ये आपके आरबीआई की नजरों में होगा। आरबीआई आपका देखता रहता है किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कौन कितना पैसे का रीपेमेंट कर रहा है, यानी कि आपके पास गारंटी होती है हर चीज की और आपको वो सिक्योर भी करेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास आ जाता है ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर लोन है कि जब आप लोन को ले रहे हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, मनी लेंडर से, बिग फार्मर से, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसमें मोड ऑफ पेमेंट भी फिक्स नहीं होता है, आपका कोलेटरल भी फिक्स नहीं होता है और वो लोन की रिकवरी के लिए बहुत गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई इसका कोई स्पेकुलेशन नहीं करता है, आरबीआई की नजरों में ये पेमेंट ही नहीं हुआ होता है, आरबीआई की नजरों में ये लोन भी कंसीडर नहीं हुआ होता है, तो ये कहलाता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर लोन। हमारे लिए जो बेहतर होता है वो फॉर्मल सेक्टर लोन होता है, जिसमें हम आरबीआई से लोन अगर हम लोन लेंगे तो वो आरबीआई की नजरों में होगा, ठीक है। जबकि हम अगर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उसका किसी के पास भी स्पेकुलेशन नहीं होता है। तो इंडिया में जो लोग हैं वो कौन सा लोन लेते हैं? वो फॉर्मल सेक्टर लोन लेते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर लोन लेते हैं? तो इंडिया में आज भी आधे से ज्यादा लोग, ठीक है, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से अपना क्रेडिट ले रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं, आधे के आसपास ही कुछ लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोन क्यों नहीं ले पा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से? वो इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि गांव में जो हमारे बैकवर्ड एरिया, गांव में या फिर हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, या तो वहां पर बैंक्स ही ओपन नहीं है। अगर बैंक्स ओपन है तो वहां के लोगों के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सबमिट करने के लिए, ताकि वहां से वो लोन रेस कर सकें। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर वालों की परेशानी को किस तरीके से दूर करा जाएगा, इसके लिए हमारे पास कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो आपके बैकवर्ड एरियाज हैं या जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बैंक ओपन करें, वहां के लोगों को एजुकेट करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस को तैयार करें, ताकि वो भी अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रोमोट कर सकें। चलो, ये काम कब होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों ने इसका अपने पास से ही एक रास्ता खोजा, जिसको उन्होंने नाम दिया SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है कि ज्यादातर गांव के इलाकों में लोग जो होते हैं वो आज भी इनफॉर्मल मोड ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है या उनके डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बना दिया? SHG बना दिया। SHG जो होता है ना, वो क्रेडिट प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्रोमोट करते हैं कि आपके लेट्स से कि हमारे पास एक ग्रुप है और इस ग्रुप में अराउंड 15 से 20 लोग हो जाते हैं। अब ये 15 से 20 लोग जो है वो हर महीने कुछ एक अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, ठीक है। अब जैसे महीने के अमाउंट में हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं 10,000 रुपीज, तो ये 10,000 रुपीज उस पर्सन को दे दिए जाएंगे जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। और जब उसको ये 10,000 रुपीज मिल जाएंगे तो ये 10,000 रुपीज अपने SHG को वापस कर देगा विद सम इंटरेस्ट। तो इन्होंने क्या किया कि गांव के लोगों ने SHG बना के एक अपना इनफॉर्मल टाइप का बैंक बना लिया, जिसमें वो अपने ही मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं। ये इस SHG के फायदे क्या होते हैं? यहां पे जो लोग हैं उनको कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि देखो, ज्यादातर लोन किसको चाहिए होता है? जिसके पास अपनी कोई एसेट नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एसेट है तो आप तो कोलेटरल रख के लोन ले लोगे, ठीक है। अब लेट से मेरे पास एसेट नहीं है लेकिन मुझे लोन चाहिए, तो वहां पे मैं SHG का सहारा ले सकता हूं। गांव के लोग क्या करते हैं? बिना कोलेटरल रखे वहां से लोन ले सकते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं वो रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, जिससे वो कुछ इश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं पेमेंट में, किस तरीके से हम अपने SHG को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, किसको पैसों की ज्यादा जरूरत हो रही है। ये आपकी हेल्प करते हैं रूरल लोगों को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। ये वुमेन्स को भी इंटरेस्ट जो है वो कम रेट पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी यहां पर हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, और अब हम, क्योंकि अब वक्त आ चुका है अपने कूल समरी का, ठीक है, बिकॉज एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल, अब हमारे पास यहां वक्त है कि हम देखें कूल समरी। बट उससे पहले मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बताओ क्या बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी से खत्म हो चुका है या नहीं हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। क्यों? कभी देखा है कि तुम्हारे आसपास या आज भी जो छोटे शहर हैं वहां क्या होता है कि कुछ वेंडर्स आते हैं और वो वेंडर्स बोलते हैं कि हाँ, वो वेंडर्स क्या होते हैं, वो फ्रूट सेल कर रहे होते हैं और उसके बदले में क्या होते हैं, आप
से आपके घर के जो पुराने सामान है, जैसे हम कबाड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो वो कबाड़ा ले जाते हैं, ठीक है, जो अभी आपका पुराने सामान है वो ले जाते हैं और उसके बदले में एक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको उतने रुपए के फ्रूट्स या कोई भी सामान जो वो सेल कर रहे हैं वो दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक कमोडिटी दे रहे हो और उसके बदले में कमोडिटी को ले रहे हो, तो ये भी बार्टर सिस्टम है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया के कुछ गांव हैं जहां पे आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास जो भी छोटा बाउल होता है उसमें वो गेहूं चावल जो भी ले जाते हैं और उसके बदले में वो इवन आज भी टॉफी ले आते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। चलें हम बढ़ते हैं अपने कूल समरी की तरफ। तो हमने आज पढ़ा बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी कितने तरीकों की होती है। हमने देखा कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करते हैं, कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को सर्कुलेट करते हैं। हमने यहां पे एनालाइज किया कि हमारे पास इंडिया में क्रेडिट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और इन दी लास्ट हमने पढ़ा वर्किंग मॉडल ऑफ एसएचजीज, यानी एसएचजीज किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से अपने मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं। ये सब चीजें आज हमने यहां पर पढ़ी हैं। ओके, सो यहां पर अब हम क्या करें, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए आपको एक थैंक यू और हम अब जल्द मिलेंगे। और जब तक हम मिलें तब तक हम मिलें, तब तक क्या करना है, तब तक आपको ट्यून रहना है और कूल रहना है। ओके बाय, जब तक आप अपना पढ़ते रहना, ठीक है, अच्छे